So let's begin today's session by revising whatever we have learned in the previous class. I think हम लोगों ने start किया था concept of method overloading and we understood the theoretical aspect कि what is function या method overloading, what are the benefits of having function overloading, and we also saw a program where we understood the concept of function overloading. और साथ ही साथ हम लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड का जो यूज था, दैट इज द यूज ऑफ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक, इसको हम लोगों ने समझा था. आई थिंक यहाँ तक की क्लियर है, कोई डाउट है? नो सर. ओके, फाइन. So today we are going to understand, or we are going to introduce the concept of constructor, because in the previous class we had been through class variables, instance variables, और उसको समझने के बाद उसका जब हम लोग यूटिलाइजेशन देख रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास फंक्शन ओवरलोडिंग में देखा था, उसको और बेहतर तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड परहैप्स इसका अंडरस्टैंडिंग जो अभी हम लोग कवर अप करने वाले हैं आज, वो हमें डीपर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओओपी की तरफ लेकर के जा रहा है, जो प्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ या हार्ड कोर यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओओपी, दैट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब का एक कॉम्बिनेशन जो हम लोग को दिखाई देने वाला है, वो सब चीज हम लोग अब धीरे धीरे उस पर इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो द मैटर विल गेट a little bit more complicated, ठीक है, as we approach the fully functionalities or fully functional components of OOP. सपोर्ट ये चाहिए हमें आप लोगों का कि स्टे इन प्रॉपर टच, हर वक्त उसको रीड आउट करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है, बिकॉज इफ यू मिस आउट ऑन द कॉन्सेप्ट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाएगा आगे आने वाले टर्म्स तक, जहां एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है डेटा एब्स्ट्रैक्शन तक, जो कि ओओपी का फीचर्स को वहां पे एक्सटेंड करेगा. सो वी हैव बीन थ्रू एटलीस्ट 3 ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, जहां पे हम लोगों ने क्लास, ऑब्जेक्ट और पॉलीमॉर्फिज्म समझ लिया अभी तक. अब इनका कॉम्बिनेशन लेकर के हम लोग चलेंगे तो आगे में एक चीज मिलेगा, दैट इज ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग एंड इनहेरिटेंस. दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ ओओपी. एंड उसके बाद फिर हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग या फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे, जहां पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, वेयर द term abstract can be used to define a variable, a function or a class. Okay, so anyone who could differentiate or let us know the importance of importance of using class variables or instance variable instead of using the local variables, कोई benefit है क्या? सर अगर लोकल वेरिएबल यूज करते हैं तो वो हम लोग एक प्रॉपर फंक्शन, अगर कोई फंक्शन या फिर हम लोग एक क्लास में यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम एक क्लास वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो प्रोग्राम में हम मतलब विद इन द क्लास हम यूज कर सकते हैं. और अगर हम कोई एक फंक्शन डिक्लेयर करके लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो बस उसका स्कोप सिर्फ उस फंक्शन तक ही रह जाता है. Very well said. Yes. सो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग यूज ऑफ वेरिएबल्स जो उसको किसी तरीके से मिनिमाइज कर पाए, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जहां पे सेम वेरिएबल कुड बी यूज्ड इन डिफरेंट फंक्शंस विथ डिफरेंट वैल्यूज बट द नेम शुड बी सेम. ठीक है ना, लेट्स से कि हम लोगों ने 5 वेरिएबल बना लिए. इफ एनी वे इट इज पॉसिबल कि आप इसको मिनिमाइज करके 3 वेरिएबल ही यूज करो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने लॉजिक को चेंज कर दिया तो वो 3 वेरिएबल पे आ गया, बट इन फैक्ट कि वी हैव टू फाइंड सम वे और दी अदर जहाँ पे 5 के बदले हम 3 वेरिएबल ही यूज कर रहे हैं, और जिनमें से 2 वेरिएबल को या किसी एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर पा रहे हैं. सो द टर्म दैट वी आर डिफाइनिंग ओवर हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी. ये हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग में भी देखा था, where same name was being repeated
एंड उसी चीज को हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल या क्लास वेरिएबल के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं. ओके, so just give me a moment, I'll connect with my system. Okay, so by the time it is getting connected, we can continue. Yes, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि हम लोगों ने एक इंस्टेंस वेरिएबल, एक क्लास वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर पाए थे, बट उसको हम लोग वैल्यू वहां पे असाइन नहीं कर पाए थे. वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे थे फंक्शन के अंदर में ही. बट इफ एनी वे इज इट पॉसिबल कि हम लोग उस क्लास के वेरिएबल्स को किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिफाइन करके उसका वैल्यू हम लोग अगर पहले से कुछ एक डिफॉल्ट वैल्यू या एक फिक्स्ड वैल्यू पहले से हम लोग अगर असाइन कर देते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस में थ्रू आउट द क्लास यूज हो सकता है बाय द सेम वैल्यू, या फिर यूजर चाहे तो डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से उसका वैल्यू चेंज कर पाए. So we must have the availability of both the options, that is कि यूजर जब चाहे तो उसका चेंज कर पाए किसी एक फंक्शन में उस वेरिएबल का वैल्यू. अदरवाइज हमारे पास पहले से एक वैल्यू सेटअप होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अ मैंडेटरी थिंग कि हर फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल का वैल्यू, या जहां जहां जिस जिस फंक्शन में हम उस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं वहां पे हम यूजर से ही इनपुट कराते थे. ऑल्सो ऐसा भी प्रिविलेज हमारे पास होना चाहिए है कि हम उस वेरिएबल का वैल्यू फंक्शन के बाहर से हम पुल ऑफ कर पाए. ठीक है, ये तीन एस्पेक्ट हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शन के बाहर से या फंक्शन जहां से कॉल हो रहा है वहां से ही हम उस वेरिएबल का वैल्यू को पास कर पाए. तो ये कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर. As we have understood the concept of functions and the four components of functions, that is with return type, without return type, with parameter, without parameter, now is the time to introduce a special type of function जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर में आता है. So constructor is a special type of function that satisfies these two criterias. First one is the name of the constructor should always be the same as that of the class within which it is residing. And second is a function should not have its return type. दो बातें कही गई हैं फंक्शन के बारे में, सॉरी कंस्ट्रक्टर के बारे में. कंस्ट्रक्टर एक पेक्यूलियर, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन ही होता है. तो फंक्शन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो, पब्लिक स्टैटिक इंट डिस्प्ले, ऐसे करके हम लोग फंक्शंस बनाते थे, है ना. पब्लिक स्टैटिक वॉइड कैलकुलेट, समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन जिसका नाम वही हो जो कि उस क्लास का नाम है जिसके अंदर वो बसा है, और उस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं हो. रिटर्न टाइप नहीं हो का मतलब बहुत लोग ये भी समझते हैं कि वॉइड लिखा हुआ होना चाहिए. नहीं, रिटर्न टाइप हो ही नहीं का मतलब है कि वहां ना वॉइड हो, ना किसी तरह का टर्म कीवर्ड को यूज किया जा रहा हो. ठीक है ना, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू कभी रिटर्न नहीं कर सकता. तो सवाल ये आता है कि सर अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है
कोई वैल्यू अगर ये रिटर्न नहीं कर सकता है, तो व्हाई डोंट वी राइट द टर्म वॉइड? हम लोग मेन मेथड पे तो लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो इसमें कंस्ट्रक्टर में भी वैसा कर देते हैं। सी वॉइड इज अ टाइप ऑफ रिटर्न टाइप, इंट इज अ टाइप ऑफ रिटर्न टाइप। इंट से पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर फ्लोट लिख रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है ये फ्लोट टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। वॉइड अगर लिखते हैं तो वो बता रहा है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। बट एटलीस्ट बाय राइटिंग वॉइड वी आर डिफाइनिंग कि यस देयर इज अ स्कोप, कि आप जब कोई वैल्यू रिटर्न कराना चाहो तो आप वॉइड कीवर्ड को हटा करके वहां पे कुछ लगा सकते हो। सो देयर इज अ स्कोप ऑफ हैविंग अ रिटर्न टाइप इन अ नॉर्मल फंक्शन। बट अगर वो नॉर्मल फंक्शन नहीं होकर के कंस्ट्रक्टर बनना चाहता है ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का पहला टर्म ही उसने बोल दिया क्या, सेकेंड टर्म उसने बोल दिया क्या कि इट शुड नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। सो जहां पे भी आप अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर को यूटिलाइज करोगे, मेक श्योर कि उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए और उसका वही नाम होना चाहिए जो ये पर्टिकुलर क्लास का है। ये दो रूल बस है। अगेन कंस्ट्रक्टर जैसा हमारे पास फंक्शन होता था विथ पैरामीटर विदाउट पैरामीटर, तो वैसे ही हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी नॉन पैरामीटराइज्ड, पैरामीटराइज्ड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर होते हैं। ओके, सो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोड विंडो विजिबल है? यस सर। खुशी, इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये बात समझा, कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसमें या तो दो रूल सेटिस्फाई होना चाहिए, सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। सो वी आर हैविंग द नेम मेन। ओके, सो यहाँ पे हम बना सकते हैं सो हियर वी हैव क्रिएटेड वन कंस्ट्रक्टर। अब आप अपने प्रोग्राम में एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाओ कि 1,00,000 कंस्ट्रक्टर बनाओ, जितना भी बना लो, सबका नाम एक ही रहेगा। अगर यहाँ पे मेरा क्लास का नाम XYZ है तो एंटायर कंस्ट्रक्टर या all the constructors lying inside the given class all will be named as XYZ। आप XYZ 1 2 3 ऐसे करके नहीं वेरिफिकेशन नहीं ला सकते, सॉरी वेरिएशन नहीं ला सकते हो। ओके, सो व्हाट गोज इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर तो पता चल गया रिटर्न नहीं करेगा कोई वैल्यू, ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो कंस्ट्रक्टर होल्ड क्या करे अपने अंदर? क्या हम यहाँ पे कुछ वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं? क्या हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस कर सकते हैं? क्या ये कैपेबल है एक रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए? सो लेट्स कम बैक टू द सिचुएशन वेयर वी हैड इंट्रोड्यूस्ड सम ग्लोबल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल int a comma b comma c semicolon। ओके, तो ये वेरिएबल तो हम लोगों ने क्लास के अंदर बना लिया। इनका वैल्यूज हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि हम लोग किसी फंक्शन के अंदर दे पाते थे। बट व्हाट इफ आई वांट टू मेक द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल ग्लोबल? मतलब क्या हो गया, हम इन वेरिएबल का वैल्यू को किसी फंक्शन के अंदर नहीं दे करके हम फंक्शंस के बाहर में ही सेट कर दे रहे हैं और वो वैल्यूज को एज इट इज
हर एक फंक्शन यूज कर लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कहीं पॉसिबिलिटी नहीं कि हम यहाँ पे a इक्वल टू 10 19 समथिंग ऐसे हम कुछ लिख पाए, ठीक है ना, ऐसा कोई स्कोप हमारे पास अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो इसी चीज को कवर अप करने के लिए कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके जितने भी क्लास वेरिएबल्स हैं उनका एक वैल्यू यहाँ पे असाइन करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा, ओके, इन दिस ऑर्डर। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, वेयर वी हैव क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर जिसका ब्रैकेट्स एम्प्टी है, तो इट बिकम्स अ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर दो क्लास वेरिएबल के वैल्यूज को हमने इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड किया है। अब ये दो वेरिएबल्स एंटायर इस पूरे क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, हर एक में जब जब हम यूज करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू उसको 10 एंड 20 ही मिलेगा ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। बट व्हाट इफ फॉर द टाइम बीइंग हम इसको ना कमेंट लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड वी वांट टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी राइट नाउ, और सी तीनों को करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी दिस। तो अभी दो वेरिएबल का ही लेकर के हम लोग देखते हैं, ठीक है, और सी को भी फिलहाल हटा देते हैं, ओके। सो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करें, आई वांट एन आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ यू। आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए? अभी हमारे पास ए और बी का कोई वैल्यू नहीं है, डोंट कंसीडर दीज वैल्यू, ये भी हम कमेंट लाइन में डाल दिए हैं, ये इनएक्टिव। फिलहाल ए और बी का वैल्यू यूजर के द्वारा नहीं दिया गया है, फिलहाल ए और बी का वैल्यू प्रोग्राम में भी सेट नहीं किया गया है। सो तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास है, ठीक है ना, तीन पॉसिबिलिटी है। या तो वो गार्बेज वैल्यू मेमोरी से पिक करके दे देगा हम लोगों को, रैंडम वैल्यूज कुछ भी ए और बी का हो सकता है, मतलब जितनी बार रन करें ए और बी का हर बार हमको डिफरेंट वैल्यूज मेमोरी से उठाया हुआ मिल सकता है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज, हो सकता है ए और बी का कुछ कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू वो अपने से डाल दे, जो कि जावा के लैंग्वेज के हिसाब से होगा। या थर्ड, वो एरर जनरेट कर दे कि वेरिएबल डिक्लेयर तो हुआ है लेकिन उसका वैल्यू असाइन नहीं हुआ है, ठीक है। यही तीन पॉसिबिलिटी हम लोग को दिख रहा है, इनमें से कुछ एक हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक, इनमें से कौन सा पॉसिबिलिटी लग रहा है बेस्ट सूटेड यहाँ पे हो सकता है? प्रेरणा? आई थिंक थर्ड वन। थर्ड वन, एरर आ सकता है, ठीक है। यस सर। खुशी, व्हाट अबाउट यू? सर एरर ही लग रहा है। एरर ही लग रहा है, चलो रन करके देख लेते हैं। हाँ, सी में हम लोग यही चीज जानते थे, सी में ऐसे ही होता था कि एरर आ जाता था, ओके। सो अगेन वो स्टैटिक वाला इशू फिर से वही आ रहा है कि हम लोग एक नॉन स्टैटिक वैल्यू को स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट शुड वी डू? वी आर सपोज टू मेक दिस एज, तो पहले स्टॉप करते हैं। स्टैटिक इंट ए बी, अब इसको रन करके देखते हैं। सी व्हाट हैपेंड।
हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट किया, पहला प्रिंट स्टेटमेंट था, उसके बाद वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 0। ठीक है, ए और बी का वैल्यू दोनों का एक ही जैसा वैल्यू 0 दे दिया है। चलो थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ना नॉन इंटीजर टाइप वैल्यू कुछ ले लेते हैं। सर लेट्स अभी टेक, क्या, सॉरी, अभी स्टैटिक ऐड किए थे क्या? हाँ अच्छा, तो ये इसमें कैसे आया सर, वो मुझे समझ नहीं आया। हाँ, थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपने मन में डाउट्स जितना है उसको क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम फाइनली डिस्क्लोज करेंगे कि आंसर कैसे आया। ठीक है, सो इट हैज नथिंग टू डू विद द टर्म स्टैटिक। ठीक है, रिजल्ट में 0 आ रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टैटिक। स्टैटिक हम सिर्फ इसलिए लगाए हैं मजबूरी में, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर बिलोंग कर रहा है ना। जैसे ये क्लास है, ये क्लास का हिस्सा है ये वेरिएबल्स, और ये क्लास जो नॉन स्टैटिक है, पब्लिक स्टैटिक कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको जब हम यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं कहाँ पे, मेन मेथड के अंदर, तो मेन मेथड क्या है, स्टैटिक ब्लॉक है। तो एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कंपोनेंट किसी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर नहीं आ सकता है। ये रूल बोलता है जावा का, लास्ट क्लास में लोग एक्सटेंसिवली इस चीज को समझे थे। अब जब ये स्टैटिक होता नहीं होता, जो भी अलग मैटर है, वो हम ये जो वेरिएबल्स ले रहे हैं और उससे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट हैविंग इट्स इनिशियल वैल्यूज, तो वो क्या कर रहा है, हमको एक 0 0 करके वैल्यू दिया है फॉर इंट डेटा टाइप। डबल का लेकर के रन करके देखते हैं। ओके, हम लोगों ने प्रिंट ही नहीं करा है, सॉरी। ओके, अब सही लग रहा है, दोबारा से रन करके देखते हैं। ओके, तो 0 और 0 तो इंट के लिए ले लिया, 0.0 डबल के लिए ले रहा है। ठीक है, चलो कुछ और डेटा टाइप भी देख लेते हैं, ताकि शायद कुछ और क्लैरिटी हो जाए। स्टैटिक कैर लेते हैं, है ना, कैर डी, कैरेक्टर डेटा टाइप, और इसको फिर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एवरीथिंग सीम्स फाइन। अब रन करके देखते हैं। कुछ भी नहीं प्रिंट किया। ठीक है, वन लास्ट अटेम्प्ट टेक लेकर के देखते हैं। व्हाट इफ आई टेक स्ट्रिंग एज डेटा टाइप, लेगा क्या स्ट्रिंग? ठीक है, अब रन करके एक बार देख लेते हैं, होप सो कुछ एरर नहीं आए। अब तो पूरा डेटा ही डिलीट नहीं, आ गया। ठीक है, सो जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे, मोर और लेस हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का वैल्यू बिना असाइन किए, बिना इनपुट कराए, हमने उसको रन कराने की कोशिश किया। एंड हियर इज द आउटपुट, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। इंटीजर टाइप के लिए 0, डबल टाइप के लिए 0.0, कैरेक्टर में तो कुछ वो आउटपुट ही नहीं शो कर रहा है, और स्ट्रिंग के लिए वो लिख रहा है नल।
ठीक है, अब इसका आंसर अगर देखते हैं है क्या चीज, all these values that you see in the output right now, these are all known as the default value of your primary या primitive data type. हमारे पास जितने भी primitive data type हैं, so around 8 primitive data types are there: byte, short, long, char, float, double, int, all those things are there. जितने भी आपके पास प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं, हर एक का अपना एक डिफॉल्ट वैल्यू जावा में होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव द इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू एज 0, फ्लोट का और डबल का 0.0 होता है. ठीक है, हर एक का अपना डिफॉल्ट वैल्यू होता है. इन दिस केस व्हाट अबाउट सर स्ट्रिंग, नल क्यों दे रहा है? तो नल इज अगेन अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, कुछ नहीं दिखाना और नल लिखना दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है. नल अगेन ये टर्म आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर पढ़े होगे या पढ़ रहे हो तो वहां पे एक्सटेंसिवली वहीं पे पहले सुनने को मिला होगा कि एक की का वैल्यू नल होना चाहिए, नल नहीं हो सकता, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो नल टर्म वहां से निकल करके आया है. व्हाट अबाउट कैर डेटा टाइप? कैरेक्टर डेटा टाइप में भी उसने डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ले रखा है जो कि यहाँ पे विजिबल नहीं है. कुछ तो वैल्यू होगा, तो वो क्या है? ठीक है ना, कैरेक्टर का क्या है? तो इट्स लाइक अ वाइट स्पेस. It's like a white space, not exactly a white space, but it's like a white space जहाँ पे there is some value, but वो value क्या है? Visible नहीं है, kind of. ऐसे बोलना नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा, but yeah, it contains a value. So every primitive data type does have a default value in Java. अगर हम उन values को सिर्फ उन variables को हम लोग क्या करते हैं, क्लास वेरिएबल बना देते हैं और उनको वैल्यूज असाइन किए बिना हम उनको कहीं प्रिंट कर दे रहे हैं, जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में किया, तो क्या करेगा? डिफॉल्ट वैल्यूज ले जाएगा. तो आप इन वेरिएबल्स को क्लास वेरिएबल बनाओ, आप उन्हें कहीं यूज करो या ना करो, कहीं इनपुट कराओ या ना कराओ, आप अगर जब उन वेरिएबल्स को प्रिंट कराओगे तो बाय डिफॉल्ट जावा ने उनका वैल्यू सेट कर रखा होगा और वो वैल्यूज आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. क्लियर है? यस सर. ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं देखा यहाँ पे. अब कंस्ट्रक्टर यूज करने से देखो क्या बेनिफिट मिलेगा. तो हम बहुत सारे डेटा टाइप्स को यूज क्यों करेंगे? अभी दो पे ही काम चला लेते हैं. ओके, तो अभी लोग सिर्फ इंट डेटा टाइप के साथ काम करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने कंस्ट्रक्टर को रीएस्टेब्लिश करते हैं. अब एक बार रन करके दोबारा देख लेते हैं हमें क्या वैल्यू ए और बी का जो असाइन किया गया है कंस्ट्रक्टर के अंदर वो मिलता भी है या नहीं. देखिए अभी भी वो क्या कर रहा है, हमें 0 और 0 ही दे रहा है, जबकि हमको वहां पे ए और बी का वैल्यू मिल चुका है 10 एंड 20. तो हमको तो ए का और बी का वैल्यू 10 एंड 20 मिलना चाहिए था. व्हाट डिड इट गो रॉन्ग? वेयर डिड इट वेंट रॉन्ग? ठीक है, तो इट हैज समथिंग टू डू विथ स्टैटिक कीवर्ड. इट हैज समथिंग टू डू विथ स्टैटिक कीवर्ड. अभी क्योंकि हम ऑनलाइन सेटअप पे काम कर रहे हैं, सो वी आर एनफोर्स्ड टू जस्ट होल्ड ऑन प्लीज.
Okay, so since we are using, I'm using the online version of the compiler, so that's why there is a issue with the static. Okay, uh, let's try to do this thing कि हम यहाँ पे इसको नॉन स्टैटिक बनाते हैं और फिर रन करके देखते हैं, perhaps yeah, still the issue exists. So I cannot make my main method non static. ठीक है, फिर रन करके देख लेते हैं. Still yeah, I cannot make my main method non static. ओके, सो हमारे पास अब रास्ता बचा क्या, तो पहले तो इसको स्टैटिक बना लेते हैं. स्टैटिक बना लिए, ठीक है. क्लास वेरिएबल है, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू असाइन कर दिए हैं और परहैप्स वो वैल्यूज प्रिंट होने भी चाहिए, बट स्टिल उसको ये ओवरराइड करके, ओवरराइड OVERRIDE ओवरराइड करके डिफॉल्ट वैल्यूज को ही प्रिंट करा दे रहा है. इसका मतलब है कहीं ना कहीं रूल्स में जो जावा का जो रूल बना हुआ है वो ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट को एक रखा है. आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस वर्ड ओवरराइड बिकॉज आप लोग अगर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज में जाते हो प्रोजेक्ट्स देख बनाने के लिए, वहां पे आप देखोगे बहुत बार ये ओवरराइड कॉन्सेप्ट लिखा हुआ मिलेगा. तो इसका ओवरराइड का एक सिंपल सा मीनिंग हम सरल भाषा में अगर बता दे रहे हैं, ये वो कॉन्सेप्ट बता रहा है जहां पे एक रूल है जो कि एक एग्जिस्टिंग रूल को ओवर पावर कर रहा है. चाहे आप जितना भी वहां पे एक रूल को सेटिस्फाई करने का कोशिश करा दो, वो हायरार्की में एक लेवल बना हुआ है कि अगर ये काम इस तरह से नहीं हो रहा है तो हम डिफॉल्ट एक्सेस में चले जाएंगे. इससे मीनिंग तो यही समझ में आया ना कि अगेन वी हैव असाइंड सम वैल्यू टू द वेरिएबल्स ए एंड बी, बट स्टिल इट इज ओवर पावरिंग द या डिफॉल्ट वैल्यूज है वो उसको ओवर पावर कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, और उसके बदले हमको डिफॉल्ट वैल्यूज ही दिख रहा है, जबकि हम लोगों ने वहां पे फिक्स्ड वैल्यूज दे रखा था. तो कहीं ना कहीं हमारा वो उस रूल को ब्रेक करके जो ए और बी का असाइंड वैल्यू हमने दे रखा उसको एक्सेस कराना है, क्योंकि यहाँ हो नहीं रहा है, एंड सोली बिकॉज ये स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक का खेल आ गया है. एंड परहैप्स दैट्स व्हाई हम पिछले या उससे पहले क्लास में इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, या लास्ट क्लासेस में भी हम स्ट्रेस दे रहे हैं, ये स्टैटिक का नॉन स्टैटिक के साथ रिलेशन जानना बहुत एक्सट्रीमली वाइटल है. ये एक ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यू में अगर कोई खड़ा कर देता है तो इसके बेसिस पे तो कितने लोगों का तो इंटरव्यू खराब चला जाता है बहुत छोटा सा चीज, रूल हमको बस जानना है कि स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक के बीच में रिलेशनशिप कैसा है. अब इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, सो इसमें कुछ सॉल्यूशंस खोजते हैं. एक सॉल्यूशन जो हमको नजर आ रहा है वो हम लोग कर सकते हैं, जो कि है वी मस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. मेन मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मेन, सॉरी कैपिटल एम, मेन OB इक्वल्स न्यू मेन. ठीक है, अब हम ये वेरिएबल्स को जहां पे भी एक्सेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे, दैट इज OB डॉट वेरिएबल नेम, एंड वंस अगेन OB डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम. ठीक है, रन करके देखते हैं, लेट्स होप सो. सी, वी गॉट द सॉल्यूशन. Take 5 to 10 seconds to analyze and absorb what has went in the last 10 to 15 minutes. अपने से पूरे चीज को प्लान आउट कीजिए. I'll pause for 10 to 15 seconds. Try to visualize everything that has gone through. जो भी मैंने बोला, जो हम लोग यहाँ स्क्रीन पे देखे, और क्या क्या घटनाएं अभी तक घट गई हैं जिसके बेसिस पे हमको पहले तो डिफॉल्ट वैल्यूज मिल रहा था, वैल्यू देने के बाद भी डिफॉल्ट वैल्यूज मिल रहा था, अब जाकर के हमने कुछ उसमें रूल को लगाया जिसके बेसिस पे हमको अब
वो वैल्यूज मिल रहे हैं जो हम लोगों ने असाइन कर रखे हैं। So I'll stop here for 10 to 15 seconds. Try to visualize it. हम लोग इसको एक बार reframe करके आगे बढ़ते हैं। Okay, so is it done? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, सो स्टैटिक नॉन स्टैटिक का यूज हमने देखा, कंस्ट्रक्टर लगाने के बाद भी वो सॉल्व नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लगाया। सो हियर वी हैव द क्लास, द ऑब्जेक्ट्स, द फंक्शन एंड द कंस्ट्रक्टर। So many different components are working in tandem in togetherness to bring out the result. So अब कंस्ट्रक्टर क्या हो गया हम लोगों का? हम लोग एक ऐसा फेज बना दिए हैं प्रोग्राम में जहां पे हम अपने क्लास वेरिएबल का वैल्यूज को रख सकते हैं असाइन करके, और ये वैल्यूज जितने भी फंक्शंस हम आगे बनाएंगे सब में चाहे तो एक जैसा यूज हो सकता है, अदरवाइज अगर यूजर चाहे तो उसको अपने फंक्शन में चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये रूल भी आप लोग अपने लेवल पे ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो कि यूजर अगर इनपुट कर दे तो कौन सा ओवरराइड करेगा, क्या कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यूज असाइन कर दिए हैं वो ओवर पावर करना चाहिए, या फिर यूजर जो दे रहा है लोकल लेवल पे एक फंक्शन के अंदर वो वैल्यू को प्राइवेसी प्रिविलेज मिलना चाहिए। सो बहुत सारे छोटे छोटे लेयर्स में ना रिलेशनशिप्स यहाँ पे जो हम लोग को सीखना पड़ता है। यूजुअली हम लोग क्लासरूम टीचिंग में समवेयर डाउन द लाइन हम लोग मिस आउट भी कर जाते हैं। स्टूडेंट्स इस चीज को बहुत इजीली पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये लेयर्स को और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ये समझ में आने से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यूज को असाइन कर रखा है। अब नेक्स्ट सवाल आता है, सर ये तो फिक्स्ड वैल्यू हम लोगों ने असाइन कर दिया। हम लोग तो यूजुअली वेरिएबल का वैल्यू किसी नॉर्मल प्रोग्राम में, चाहे वो लोकल वेरिएबल हो या जैसा भी वेरिएबल हो, हम लोग उसका वैल्यू तो यूजर से इनपुट करवाते थे ना। तो इतना कुछ सीखने के बाद ये कैसा सिनेरियो बन गया जहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल या वेरिएबल्स का वैल्यूज को हम लोग स्टैटिक बना दिए हैं। प्रोग्राम में ए का वैल्यू हमेशा 10 और बी का वैल्यू हमेशा 20 रहेगा क्या? Why can't we use, or is there any possibility that we can give the values of these variables through user interaction at run time? है ना, डायनेमिक वे में, हम लोग को स्टैटिक नहीं चाहिए, हम लोग को डायनेमिक वे में यूजर से इनपुट करा लेना है। तो क्या ऐसा कोई फीचर अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग इस काम को कर सकते हैं? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, वी हैव टू मेक द यूज ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये भी एक मेरा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया था। अब इसी का हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो वो क्या है, अंदर में हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी और दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंट एक्स कॉमा इंट वाई जैसा एक पैरामीटराइज फंक्शन बनाते थे वैसे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं, दो पैरामीटर ऑफ इंट टाइप
और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू वाई। तो a के पास x का वैल्यू आ जाएगा और b के पास y का वैल्यू तो आ जाएगा, बट वेयर आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इंट l कॉमा m ऐसे दो वेरिएबल ले लेते हैं और हम यहाँ पे ना यूजर से इनपुट करा लेंगे। ओके, एक चीज हम लोगों ने मिस आउट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ इट डज मेक सम सेंस कि हम लोगों ने इंपोर्ट यहाँ से कराया स्कैनर क्लास के कंपोनेंट को, स्कैनर क्लास बना करके ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग वैल्यूज को यहाँ पे एक्सेस करवा रहे हैं। एंड नाउ जब हम यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का बात आ रहा है तो यहाँ पे हम l कॉमा m का वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो एक बार रन करके देख लेते हैं, होप सो कि कोई इश्यूज नहीं है इसमें और वी आर गुड टू गो। error semicolon was expected. Okay, yeah. Cannot find symbol ob.a. Okay. ओके, दो बार हमने यूज कर लिया, सॉरी आई एम मेकिंग सम मिस्टेक्स। Okay, so input two values, so let's say I give it as 12 and 22. See, so finally we have come to a success. सर यहाँ मतलब कि अगर हम दो बार, जो मैंने वो भी नोटिस किया, जो दो बार हमने ऑब्जेक्ट का नाम सेम दिया ओबी ओबी, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ, तो एक क्लास के अंदर
दो ऑब्जेक्ट सेम नाम के नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, यस सर। और दूसरा सर ये जैसे अभी आपने इसको प्रिंट आउट कराया तो अब हमने तो मेन का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये आउटपुट में वो obj डॉट ए लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स वाई वहां पे वो एरर दे रहा था। ठीक है, हमको सिर्फ एक्सेस कराने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। ठीक है, ओके ओके, जी जी। ठीक है ना। हम लोग को क्या था यहाँ पे एक्चुअली, सी द एम वाज टू प्रोड्यूस द वैल्यूज ऑफ दीज टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तब जाकर के वो वैल्यू ए और बी को मिलता। सो वी हैव लेफ्ट विथ ओनली चॉइस कि एक्स और वाई का वैल्यू जो है हम मेन मेथड के अंदर से या जहां से फंक्शन को या कंस्ट्रक्टर को इनिशिएट करते हैं वहां से कर पाए। I have not used the term in constructor को call करना because user can never call a constructor. Constructor can never be called. Constructor can only be activated or instantiated once the program starts executing. ठीक है, हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते थे जैसे वो इनबिल्ट फंक्शन हो या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, सो वी हैव द वेज हाउ टू कॉल दोस फंक्शंस, बट अ कंस्ट्रक्टर कैन नेवर बी कॉल्ड बाय अ यूजर। अब जब कॉल नहीं होता तो वो एक्सेस कैसे होता है? So see what happens over here is that we still we have the rule के execution always starts from main method. We do have our main method over here. तो उसके अंदर कुछ variables मिले, कुछ objects बने यहाँ पे, a print statement is there. Okay, so these things are happening. यहाँ पे हम लोग ने दो variable के value input कराया. And this is the important line. यहाँ पे क्या हो रहा है? We are creating an object of the class. अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये स्कैनर ob इक्वल्स न्यू स्कैनर, सिमिलर टू दैट वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर ओन क्लास दैट इज मेन। ठीक है, एंड दैट टू यहाँ पे क्या क्या चीज हमारे पास है? सो दिस इज द क्लास नेम main, this is the object name obj, new is the keyword, and then again we have here over here this is the constructor, और इसके ब्रैकेट के साथ हमने दो वैल्यूज या दो वेरिएबल पास डाउन कर दिया, इट बिकम्स अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इंस्टेंशिएट होता है, एक्टिवेट होता है। सो बाय द टाइम हम लोग नेक्स्ट लाइंस पे आकर के उसको कुछ इवेल्युएट कर रहे होंगे, वो क्या करता है, पैरेलल लेवल पे इस मेन नामक कंस्ट्रक्टर को या उसके कंपोनेंट्स को एक्टिवेट कर देता है। एंड परहैप्स क्योंकि हम लोग लास्ट एग्जांपल जो देखे थे जहां डिफॉल्ट वैल्यू से बात हो रही थी, वहां पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर का कॉल या कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंशिएशन नहीं बनाया था, तो वो इंटरनली कॉल कर ले रहा था कंस्ट्रक्टर को या कंस्ट्रक्टर के कंपोनेंट्स को। ठीक है, ये रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है बिकॉज मैटर्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड बाय ईच प्रोग्राम। यू हैव टू हैव द विजन क्लियर। समवेयर डाउन द लाइन ये मिस्टेक हो जाएगा, पेन एंड पेपर पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाता है, बट हाँ कंपाइलर में अभी जब से हम लोग काम कर रहे हैं तो अगर वो मिस्टेक हुआ तो वो रेक्टिफाई हो पाया, बिकॉज रूल्स ही है जो आपको कॉम्बिनेशन में देखना है कि यहाँ रूल्स कौन सा, जैसे बाय मिस्टेक हमने वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट में ob डॉट या obj डॉट a और b ले लिया था, तो परहैप्स प्रेरणा ने जैसे सजेस्ट किया और राइटली सो दैट वाज के क्योंकि हम मेन मेथड में थे तो वहां पे जरूरत नहीं था उस चीज का। ठीक है ना, ये चीज है। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो सर। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमें दिखाई दिया, यूज ऑफ डिफॉल्ट वैल्यूज। Constructors can also be overloaded, so we can have a program related to like write a program to perform constructor overloading. So आपको सिर्फ विजन क्लियर रखना है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या हो रहा था। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आल्सो। द ओनली डिफरेंस इज दैट फंक्शंस को हम लोग कॉल कर पा रहे थे, कंस्ट्रक्टर के पास कंस्ट्रक्टर के लिए वो ऑप्शन नहीं है। बट वन गुड थिंग इज दैट फंक्शन में हमारे पास ये ऑप्शन रहता है। कई बार हम लोग मिस्टेक भी कर जाते हैं इस चीज को कि ओवरलोडिंग कर रहे हैं लेकिन हम लोग नाम डिफरेंट दे देते हैं फंक्शन का, तब तो ओवरलोडिंग हुआ ही नहीं। लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ तो ये हो ही नहीं सकता बिकॉज वो कंस्ट्रक्टर का ही डेफिनेटिव रूल है कि कंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज स्टार्ट और शुड हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास।
तो आप एक क्लास के अंदर एक क्लास का एक ही नाम सेलेक्ट करोगे ना, वहां पे तो आप ऑब्लिक दे करके, कॉमा दे करके मल्टीपल नेम्स तो नहीं दोगे अपने क्लास का। सो एक तरह से इसका जो रेस्ट्रिक्शंस है वो एक कहीं ना कहीं किसी लेवल पे क्या ओवरलोडिंग की कॉन्सेप्ट पे एक प्लस पॉइंट निकल करके आ रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन था वही एक तरह सा बेनिफिट पहुंचा कि हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि मल्टीपल नेम्स हम यूज कर पाए। नेक्स्ट, one more important thing, how many objects can we create of a class? किसी एक क्लास का कितना ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशन है ही नहीं जावा में। सर यस सर एक डाउट है, ये जहाँ कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है सर, मेन obj डॉट न्यू मेन, तो सर जब हमें यहाँ पे ये बिना न्यू ऑब्जेक्ट मेन का बनाए ये काम, ये मतलब रन करेगा? करके देख लेते हैं, यही चीज ना। सर वो लिखना होगा ना मेन, अगर जैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करते थे, तो अभी यहाँ हम लोग तो कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते हैं, बट एल और एम तो हमें पास करना होगा ना। तो अगर मैं कह रही हूँ अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊं, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बिना बनाए डायरेक्ट सिर्फ अगर हम लोग मेन अंडर ब्रैकेट एल कॉमा एम लिखें अगर, तो वैसे में रन करेगा? ओके, जैसे हम लोग नॉर्मल एक फंक्शन को कॉल करते थे वैसा जी ना। जी जी। मेन एल कॉमा एम, सही है। यस सर। आवरण करते हैं। एरर, कैनॉट फाइंड सिंबल मेन। समझ में आया या ये एरर में भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है? अभी सुन रही होगी आप ढूंढने का इसका? नहीं अभी तो नहीं ढूंढी, अभी ढूंढी सर। मेथड, ये मेथड ढूंढने लगा है सर, मतलब ये Exactly. फंक्शन को यस सर, एग्जैक्टली वो फंक्शन की फॉर्मेट पे चला गया, उसमें फॉर्मेट पे खोजा। चला गया। यस यस। ठीक है, yes. So I think perhaps the rules and relationships among the functions and class variables and constructor is clear up to some extent. Yes, sir. Okay, so with this I think from my side I have done my bit कि constructor होता क्या समझाने की कोशिश की है, different relationships समझाने का कोशिश की है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम आप लोग एक बना करके देखिए। ठीक है, अगर रन कर जाता है तो इट्स वेल एंड फाइन, नहीं रन कर पाता है तो शेयर द कोड्स एंड शेयर द एरर क्या दिखा रहा है, हम लोग उसको डिस्कस कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद हम लोग फिर अब वो कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास ओवरराइडिंग एंड इनहेरिटेंस, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एंड इनहेरिटेंस विल रिक्वायर एटलीस्ट 2 to 3 क्लासेस बिकॉज उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। परहैप्स अभी जितना इंटरनेट में कंटेंट अवेलेबल है, this topic is by far one of the most easiest or most researched article available if you are searching any CSC related documents over the internet. एंड बहुत सारे वेबसाइट्स ने बहुत ही क्लीन वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, हैविंग टेकिंग सो मेनी गुड एग्जांपल्स। अगर आप उन वेबसाइट्स को रेफर या उन आर्टिकल्स को एक दो बार अगर पढ़ते हो, आपका थोड़ा लैंग्वेज में कोई इश्यूज नहीं है, तो वो तुरंत से समझ में आ जाएगा। यू कैन सिंपली विजुअलाइज कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव। हैविंग सेड दैट, अगर भी नहीं होता है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, द ओनली थिंग इज दैट वी आर ट्राइंग टू स्पीड अप द प्रोसेस। ठीक है ना, ताकि एग्जाम्स तक हम लोग ये टॉपिक्स को कवर अप करके एटलीस्ट हर वो टॉपिक तक हम लोग कवर अप कर जाएं सिलेबस का, जिसके रिगार्डिंग आगे आने वाले समय में एक प्रोजेक्ट डेवलप हो पाए, या जावा जितना हद तक पढ़ रहे हैं वो कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक पहुंच पाए। देन विल कॉल दैट कि यस दिस सेशन हैज बीन अ सक्सेसफुल वन। ठीक है ना, तो सो काइंडली गो थ्रू दीज कंपोनेंट्स, 45-50 मिनट्स थोड़ा स्पेंड कीजिए और इसको कवर अप करने की कोशिश कीजिए। आई होप सो कोई डाउट निकल करके आए तो हम लोग उसको क्लियर कर पाए नेक्स्ट क्लास में। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। सर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी फंक्शन ओवरलोडिंग जैसा ही रहेगा? एग्जैक्टली। ओके सर। ठीक है,
Okay, so that's it from my side. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.